हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास कब होती है? ये रोज़ हमारी क्लास रात्रि 8 बजे होती है। और आप सभी किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्पेशली ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। लेकिन यदि आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए है। आप हमारी क्लास से जुड़ जाइए रात्रि 8 बजे। एक बार मैं फिर से आपके लिए बेहतरीन 60 प्रश्न लेकर आया हूँ। बेहतरीन 60 प्रश्न, हिंदी के बेहतरीन 60 प्रश्न। आप सभी जुड़ जाइए। मैं आज ये 60 प्रश्नों वाला 6वां मॉडल पेपर है। बहुत शानदार प्रश्न। और रात्रि 9 बजे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रात्रि 9 बजे मैं टॉपिक वाइज हिंदी करवाता हूं। कैसी? टॉपिक वाइज। और वहां पर हमने 3 टॉपिक समाप्त कर दिए हैं। आज एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। रात्रि 9 बजे भी जुड़ जाइए। कंप्लीट हिंदी टॉपिक वाइज रात्रि 9 बजे, जहां 7000 से ज़्यादा प्रश्नों का एनालिसिस होगा। चलिए, तो जो लोग हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़िए, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। चलिए बताइए, आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं और थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं। अब ठीक है। बताइए, आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है। 60 जबरदस्त प्रश्न लेकर आए हैं और आप बेहतरीन तरीके से बताना कि क्या होगा इन प्रश्नों का जवाब। बताइए बताइए, पहला प्रश्न है कि कृतज्ञ का विलोम है। पता है तो बताइए, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? सर, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम कृतध्वन होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतध्वन होता है। क्या होता है? कृतध्वन। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पता है तो बताइए, पता है तो बताइए कि बीभत्स रस का स्थायी भाव है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बीभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। सर, बीभत्स का स्थायी भाव होता है, क्या होता है? घिनौना। घिनौनापन या उसी को कहते हैं जुगुप्सा। घिनौनापन या उसी को कहते हैं जुगुप्सा। और अगला प्रश्न है कि जल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? सर, नीर जल का पर्यायवाची है। तोय। और कौन सा है जल का पर्यायवाची? जल्दी से बताइए। जल का पर्यायवाची सर नीर भी है। नीर, बारी, तोय। पय भी है जल का। लेकिन पीयूष किसका है? सुधा, सोम, पीयूष, अमृत। ये अमृत का है, ये जल का नहीं है। ये किसका है? अमृत का है। और यहाँ पय नहीं, पे होना चाहिए। पय दूध का होता है, यहाँ पे होना चाहिए। तो नीर, पे, तोय ये जल के पर्यायवाची हैं। पीयूष, ये पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। सुधा, सोम, अमीय, पीयूष। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा चौथा प्रश्न ये रहा। और बताइए, बहुत शानदार 60 प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी लोग रात्रि 9 बजे भी आइएगा। रात्रि 9 बजे स्टार्ट कर दी है हमने सीरीज। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनी अशुद्ध है? पहचानिए। किस वाक्य में वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए, ईश्वर अंतर्यामी हैं।
ईश्वर अंतर्यामी है, बिल्कुल सही है, ये तो गलत नहीं है, ये तो शुद्ध वर्तनी है। आगे पढ़िए, उज्जवल चांदनी में सैर का आनंद आता है, क्या इसमें गलती है? तो सर इसमें गलती है। उज्जवल चांदनी, उज्जवल नहीं होना चाहिए, चांदनी अपने आप में उज्जवल होती है, उज्जवल शब्द नहीं आना चाहिए, तो ये गलत है। और चांदनी में सैर का आनंद आता है, वो चांदनी अपने आप में उज्जवल होती है। चांदनी चांदनी अंधेरा थोड़ी नहीं होती है कि अंधकार चांदनी उज्जवल ही होती है, चांदनी प्रकाशमय होती है। ऑप्शन बी सर ये गलत है, ये उज्जवल चांदनी के साथ उज्जवल शब्द नहीं आना चाहिए, और बाकी सब सही है। चलिए बढ़ जाइए, बताइए, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिसके हृदय में भाव रहते हैं वो क्या है? वो क्या है? वो आलंबन है। वो क्या है? आलंबन। उद्दीपन क्या होता है? जिसको देख के भाव जागृत हो जाएं, फूलों का खिलना, है ना, अच्छे मौसम, काली घटा को देखना, ठंडी ठंडी हवा का जो वातावरण है, तो वो जब हमें देखने को मिलता है, वो महसूस करने को मिलता है, तो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसको उद्दीपन कहते हैं। लेकिन हमारे मन में भाव उत्पन्न हुए तो उनको आलंबन कहेंगे। ठीक है, आलंबन। और चलिए और बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? सर जो तत्सम शब्द है वो भ्राता है। भ्राता एक तत्सम शब्द है। अच्छा, हाँ, भ्राता एक तत्सम शब्द है। और भ्राता का तद्भव क्या होता है? भ्राता का तद्भव होगा भाई। सर कान तत्सम है। हाँ, तो कान तद्भव है, तद्भव। तो कान का तत्सम क्या होगा? कर्ण। बयार भी तद्भव है, इसका तत्सम होगा वायु। और सब सब भी तद्भव है, इसका इसका तत्सम क्या होगा? सब का सर्व। सर्व या सर्वत्र। ठीक है, चलिए चलिए अगला बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, संधि से प्रश्न है, संधि से प्रश्न है, लगभग हर टॉपिक से प्रश्न है। बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? सर बागीस का संधि विच्छेद ऑप्शन बी बाक धन ईस। बागीस का संधि विच्छेद ऑप्शन बी बाक धन ईस। बाघ मत करना, बाक धन ईस। और इसमें इसमें व्यंजन संधि है। बागीस में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, बाक धन ईस। चलिए और अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न लोकोक्ति से है कि दोहरा लाभ अर्थ के लिए लोकोक्ति कौन सी है? दोहरा लाभ अर्थ के लिए लोकोक्ति कौन सी है? जल्दी बताइए। सर दोहरा लाभ के लिए बहुत शानदार, आम के आम गुठलियों के दाम, ये दोहरा लाभ के लिए लोकोक्ति है। आम के आम गुठलियों के दाम। बहुत शानदार प्रश्न है। और 9वां प्रश्न करिए। सर अलंकार से संबंधित प्रश्न है, और बताइए बताइए, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो कौन सा अलंकार है? उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, जल्दी से बताइए।
तो देखिए, निषेध रहित आरोप हो, रूपक अलंकार, और उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। और उपमेय से उपमान की तुलना की जाए तो उपमा अलंकार। ठीक है, ठीक है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो निषेध आरोप है, जो कोई वस्तु उपमेय ही उपमान बन जाए, ऐसा वाला अलंकार रूपक अलंकार होता है, निषेध रहित आरोप होता है। ठीक है, चलिए बताइए, आगे बढ़ जाइए। और अगला प्रश्न है कि दशानन में कौन सा समास है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, इसी तरह लगे रहिए। शानदार प्रश्न है। दशानन में कौन सा समास है? सर, दशानन में समास पता करना है तो समास विग्रह करिए। 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन, आनन मीन्स होता है मुख, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, अर्थात रावण, ये तीसरा अर्थ दे रहा है। इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात दशानन, कौन सा समास है? सर, इसमें बहुब्रीहि समास है। चलिए, सुबरण को खोजत फिरत कभी विचारी चोर, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? जो उपर्युक्त पंक्तियां दी गई हैं, इनमें उपयुक्त अलंकार बताइए। सुबरण को खोजत फिरत, तो देखिए, इस सुबरण शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ हैं, 3 अर्थ। एक सुवर्ण मीन्स है सोना, गोल्ड। एक सुवर्ण मीन्स है सुंदर, सुंदर वर्ण, सुंदर, सुंदर वर्ण। सुवर्ण का मतलब क्या है? सुंदर वर्ण। और एक सुवर्ण का मतलब है सुंदर स्त्री। ठीक है, कवि, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ होगा सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। तो इस सुवर्ण के कितने अर्थ हुए? इस सुवर्ण के सर, इस सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। अर्थात जब एक ही शब्द में, जब एक ही शब्द में कई एक से अधिक अर्थ हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। बहुत बढ़िया, 11 प्रश्न कंप्लीट हुए, 11 प्रश्न कंप्लीट हुए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अनेकार्थी शब्द कौन सा है? गुरु। गुरु एक अनेकार्थी शब्द है। अच्छा, गुरु के क्या क्या अर्थ होते? बहुत सारे अर्थ होते हैं। गुरु मीन्स होता है बड़ा, गुरु मीन्स होता है श्रेष्ठ, गुरु मीन्स होता है विशेष, गुरु मीन्स होता है भार। ये गुरु के अनेकार्थी हैं। गुरु मीन्स होता है शिक्षक जो विद्या देता है। तो गुरु एक अनेकार्थी शब्द है। गुरु कैसा शब्द है? गुरु एक अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन सही होगा डी। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए बहुत बेहतरीन, कि जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसे नहीं जीता जा सके वह क्या है? वह अजेय है। जिसे जीता ना जा सके वह क्या है? वह अजेय है। और जो कभी ना मरे वह अमर है। जो कभी ना मरे वह अमर है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। प्रश्नों की संख्या 60 है, कहीं मत जाइएगा। 60 प्रश्न रात्रि 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। बहुत बेहतरीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? सर, तद्भव है काज। काज एक तद्भव शब्द है। अच्छा, तो काज का तत्सम क्या होगा? कार्य। काज का तत्सम शब्द कार्य होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर और जवाब दीजिए।
पता है तो बताइए। प्रश्न नंबर 15 बताइए, बेइज्जत करना अर्थ के लिए सही मुहावरा है? बेइज्जत करना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? बेइज्जत करने का मतलब क्या होगा? फिर से सुनिए, बेइज्जत करने का मतलब है, बताइए अब कौन सा सही होगा? देखिए ए वाला नहीं होगा ना डी वाला। अब कंफ्यूजिंग वी वाले में है, बखिया उधेड़ना, बेइज्जत करना या पगड़ी उछालना। देखो पगड़ी उछालना तब आंसर होता जब होता कि इज्जत उछालना मतलब पगड़ी उछालना, और बेइज्जत करना मतलब बखिया उधेड़ना। बेइज्जत करना मतलब बखिया उधेड़ना, ऑप्शन बी सही होगा। पगड़ी उछालना नहीं होगा, जब होता इज्जत उछालना तब होता पगड़ी उछालना। बेइज्जत करना मतलब बखिया उधेड़ना। ठीक है, चलिए चलिए बताइए। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिए। क्या होगा प्रश्न का जवाब? सर किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। बहुत शानदार है। और चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? बताइए। कौन सा वाक्य भूतकाल का है? जल्दी बताइए। तो सर कौन सा है? ये वाला वाक्य, उसने खाना खाया है, ये भूतकाल का है। और कौन सा भूत है? आसन्न भूतकाल। कौन सा है? आसन्न भूतकाल। और इसी को पूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं। चूंकि यहाँ पे भूतकाल बताना है तो हम सी वाले को ही भूतकाल मानेंगे। आसन्न भूतकाल। काल टॉपिक पढ़ा दिया है। रात्रि 9 बजे संपूर्ण हिंदी का रिवीजन, मेरी एक सीरीज चल रही है रात्रि 9 बजे, उसमें हमने काल पढ़ाया है। जुड़ जाइए आप वहाँ। आज भी एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, आज भी शानदार टॉपिक होगा। जुड़ जाइए आप। चलिए, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? बताइए। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बहुत शानदार। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसका प्राण निकल गया। यहाँ क्या होना चाहिए था? उसके प्राण निकल गए। उसका की जगह उसके होना चाहिए था। तो गलत विकल्प कौन सा है? डी वाला। फिर से मैं बता दूं, मैं प्रश्नों की संख्या 60 लेकर आता हूं। 5-6 दिन से लगातार हिंदी के 60 प्रश्न। मेरी क्लास में जुड़िए, रात्रि 8 बजे जुड़ जाइए। प्रश्नों का बहुत बेहतरीन संकलन लेकर आते हैं। किसी का भी एग्ज़ाम देना है, रात्रि 8 बजे जुड़ जाइए आप। और क्लास को शेयर भी करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाइए, मदद हो सके, उनकी भी हेल्प हो। तो जो लोग आपसे पूछा करें, आप इस क्लास को शेयर कर दिया करिए। हमारी क्लास को आप शेयर लिंक कर दिया करिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए, निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि कौन हैं? रीतकाल के कवि कौन हैं? सर तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास जी। ये तीनों जो महान कवि हैं ये भक्ति काल के हैं। लेकिन वृंद एक कवि हैं, वृंद ये रीतकाल के कवि हैं। ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। सूर्योदय में
कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो आंसर सही होगा आंसर ए। चलिए बताइए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। अंक जो है ना, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। अंक का अनेकार्थी कौन है? अंक का अनेकार्थी होता है गोद, संख्या और अध्याय। ऑप्शन बी ये अंक का अनेकार्थी है, ऑप्शन बी ये अंक का अनेकार्थी है। और आगे बताइए कि चिर और चीर के अर्थ का सही विकल्प का चयन करिए। बताइए। चिर और चीर के सही विकल्प का चयन करिए, कौन सा जवाब सही होगा? सर ऑप्शन ये चिर मीन्स होता है पुराना और चीर मीन्स होता है वस्त्र। ऑप्शन डी सही होगा, पुराना और वस्त्र। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही होगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और बताइए वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है? जल्दी से जवाब दीजिए, जवाब आपका गलत ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। प्राणी या वस्तु एक है कि अनेक, इसका बोध कराए तो वचन कहलाता है। अच्छा बताओ, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के कितने भेद? दो भेद, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में वचन के कितने भेद? सर तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 23 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए, 23 प्रश्न कंप्लीट हुए। बताइए, अगर आपने रात्रि 9 बजे की क्लास नहीं की तो कर लीजिए। व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? हमने सब पढ़ाया है, बताइए। व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ समय होता है। मृत्यु टिक मत करना, यहाँ व्याकरण में काल का मतलब पूछा है, तो काल मीन्स समय। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? सर सामान्यता छंद में 4 चरण ही होते हैं, तो दोहा में भी 4 चरण होते हैं। और दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। और दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, लेकिन दोहा और सामान्यता ज़्यादातर छंदों में 4 चरण ही होते हैं। और एक और बेहतरीन प्रश्न है, कारक से प्रश्न है। कारक से प्रश्न है कि राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, वाक्य में रेखांकित पद का कारक बताइए। बताइए, रेखांकित पद में कारक बताइए, इसमें कौन सा कारक है? ब्राह्मण को धन दिया, तो सर जब कोई वस्तु किसी को दे दी जाती है और वापस ना ली जाए तो उसमें संप्रदान कारक होता है। कर्म कारक मत लगाइए, मैं कारक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा रात्रि 9 बजे। संप्रदान कारक, कोई वस्तु किसी को दे दी जाए, वापस ना ली जाए, संप्रदान कारक। जैसे राजा भिखारी को कंबल देता है, संप्रदान कारक। बहुत बढ़िया। चलिए, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सर अशुद्ध है आपकी चरित्र अच्छी है, ये वाला अशुद्ध है। आपकी नहीं,
आपका होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा है, ये होना चाहिए था। विकल्प बी में गलती है, ऑप्शन बी सही होगा। और बहुत बेहतरीन रचना से प्रश्न है, रचना से प्रश्न है। बताइए कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अच्छा, महादेवी वर्मा की रचना बताओ जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा, यामा के लिए 1982 में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और हमारा अगला प्रश्न बताइए कि रंगीला शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? सर रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईला प्रत्यय है। कौन सा? ईला। ऑप्शन डी। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। प्रत्यय और उपसर्ग को एक शब्द में शब्दांश भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? शब्दांश कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, मेरा शानदार प्रश्न है कि सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बहुत सावधानी पूर्वक करिए। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? सर देखिए, संभाव मत करिएगा। सर इसमें सम उपसर्ग तो है लेकिन हलंत वाला नहीं है। हलंत वाला कहाँ आएगा? संयोग। ऑप्शन ए सही होगा, इसमें सम उपसर्ग है। हलंत वाला माँ पे, सी वाले में माँ पे हलंत नहीं लगेगा और यहाँ लगा है तो इसका मतलब ऑप्शन ए में आएगा, संयोग में सम उपसर्ग है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और 31वां प्रश्न चलते हैं आगे। और बताइए, बताइए हमारा बेहतरीन प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए। सर सर्वनाम का मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ये मैं एक सर्वनाम है, अर्थात वी वाले में मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं में कौन सा सर्वनाम है? सर पुरुषवाचक। कौन सा पुरुषवाचक? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मेरा और मेरी लगाओ। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है तो मेरा मेरी लगाओ, और स्त्रीलिंग पहचानना है तो मेरी, पुल्लिंग पहचानना है तो मेरा। लगाइए जहां मेरी लग जाए। बताओ, मेरी कृपा, मेरी कृपा। सर यही है स्त्रीलिंग, मेरी कृपा। मेरा कार्य ये पुल्लिंग है, मेरा मित्र पुल्लिंग है, मेरा त्योहार पुल्लिंग है। ऑप्शन सही होगा ए, कृपा स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मेरा मेरी लगाइए। तो पुल्लिंग कौन सा है? सर मेरी भवदिया, मेरी साध्वी, मेरी डिबिया, मेरा संचालक। ऑप्शन डी ये सर पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी में पुल्लिंग शब्द है। और चलिए, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? सर संज्ञा की। संज्ञा की जो विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा, और जो सर्वनाम की विशेषता बताएं, जो सर्वनाम की विशेषता बताएं, जो संज्ञा की विशेषता बताएं, वो विशेषण कहलाते हैं।
और जो क्रिया की विशेषता बताएं वह क्रिया विशेषण है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वो प्री विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्री विशेषण। तो आपके ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और चलिए आगे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? सर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। ऑप्शन सही होगा बी, डी, दो भेद होते हैं। और हमारा प्यारा सा गद्यांश है। गद्यांश के बाद 20 प्रश्न और बचेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या 60 है। चलिए मैं गद्यांश पढ़ता हूं, आप सुनिए। मैं गद्यांश पढ़ता हूं, आपको सिर्फ सुनना है। चलिए, छोटा सा गद्यांश है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु जर्मनी था। जर्मनी के साथ शांति संधि का मसवदा तैयार करने के लिए मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस में आरंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो सम्मेलन में छाए रहे। जर्मनी ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि विल्सन के 14 सूत्र तथा अन्य वक्तव्य शांति का आधार बनेंगे। 14 सूत्रों के अलावा विल्सन ने यह घोषणा की थी, किसी देश के किसी प्रदेश का अधिकार नहीं किया जाएगा। किसी देश, कोई भी देश है ना, किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं करेगा। और किसी से कोई आर्थिक मांग नहीं करेगा। आर्थिक मांग नहीं करेगा, नहीं की जाएगी। आर्थिक मांग नहीं की जाएगी। और क्या शर्त हुई थी? और हुई थी कि ना की जाएगी, ना किसी दंड स्वरूप किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना देने को कहा जाएगा। अच्छा, तो अब गद्यांश से संबंधित 4 प्रश्न हैं। मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु कौन था? जल्दी से बताइए। तो अभी अभी पढ़ के आए हैं। मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु जर्मनी था, इसी ने आत्मसमर्पण किया था। बहुत बढ़िया। और बताइए, गद्यांश से संबंधित अगला प्रश्न है कि मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सर, मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 38वां प्रश्न बताइए कि शांति सम्मेलन के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? सर, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल्सन। ऑप्शन डी सही होगा, विल्सन। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार था? किस आधार पर आत्मसमर्पण किया था? क्या शर्त रखी थी जर्मनी ने? सर, जर्मनी ने कहा था कि विल्सन के 14 सूत्र, 12 नहीं, विल्सन के जो 14 सूत्र थे उनके आधार पर जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। और आखिरी प्रश्न है गद्यांश का कि विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं था? क्या शामिल नहीं था? तो सर, दंड स्वरूप हर्जाना नहीं लिया जाएगा, ये भी शामिल था। कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी, ये भी शामिल था। किसी भी देश पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, ये भी शामिल था। लेकिन शामिल क्या नहीं था? किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा, ये शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? यही वाला शामिल नहीं था। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखिए, यहां लिखा भी है, कोई आधिकारिक मांग नहीं करेगा, है ना, कोई आधिकारिक मांग नहीं करेगा, किसी भी देश पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। देखिए दंड स्वरूप, देखिए दंड स्वरूप किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना नहीं मिलेगा, कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। एक मिनट रुकिए, इस प्रश्न में डाउट है,
इस प्रश्न में लगता है सभी विकल्प सही हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं एक बार बता दूं। सर, दंड स्वरूप हर्जाना नहीं लिया जाएगा, ये भी बोला था। किसी भी कोई आर्थिक मांग नहीं करेगा, किसी भी देश पर, किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं करेगा, ये भी बोला है। मैं एक बार गद्यांश दिखा दूं, बहुत ज़रूरी है, देखिए। कोई भी देश किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं करेगा, कोई आर्थिक मांग नहीं करेगा, है ना। आक्रमण की बात कहीं नहीं बोली, आक्रमण की बात नहीं बोली। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। देखिए, किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, ये कहीं नहीं बोला, ये पत्र में शामिल नहीं था। ऑप्शन डी सही होगा। ये तीनों बातें थीं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कर लीजिए। अभी सी बता दिया था, डी कर लीजिए, है ना। डी सही है, ये भी बात बोली है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों शर्तें पत्र में शामिल थीं, डी नहीं था। चलिए चलिए बताइए। जहें तहें 20 प्रश्न और हैं, कहीं मत जाइएगा। कि जहें तहें मज्जा मांस रुचचर लखे परत बघारे और चित चित छठ के हाड़ से तू कहे कहे रत्नारे। कौन सा रस है, पता चल गया होगा, शब्दों से ही पता चल गया होगा कौन सा रस है। बहुत शानदार सर, बीभत्स रस है। कौन सा रस है, बीभत्स। और बीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घिनौनापन। अद्भुत का क्या होता है स्थायी भाव, विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है। हास्य का स्थायी भाव हास्य होता है। भयानक का स्थायी भाव भय होता है। रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या 9 होती है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी, 8 मानी है। कौन से रस को रस का भेद नहीं माना, शांत रस को। चलिए आगे पढ़ जाइए और अगला प्रश्न है, बताइए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अब ये प्रश्न गलत ना हो। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सर, हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। बहुत शानदार। हिंदी पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरमुखी में। पंजाबी भाषा गुरमुखी में। और बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न का अभ्यास कर चुके हैं। अब ये प्रश्न गलत ना हो। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है। सर, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। अनुनासिक कौन है। सर, जो पंचम अक्षर वर्ड होते हैं ना, यंग गड नम, ये पंचम अक्षर वर्ड, इनको अनुनासिक भी कहते हैं। और इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। और चलिए मैं बताऊं आपको कि किस समास के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधार समास होता है। नया आपके लिए नया प्रश्न है। समानाधिकरण समास होने पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। समान अधिकरण होने पर कर्म समास हो जाएगा तो कौन सा समास है, ऐसा द्विगु समास है। द्विगु समास नया प्रश्न था, समास में पढ़ाऊंगा रात्रि 9 बजे, तो वहां डिटेल बताऊंगा। चलिए, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है। कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक है। सर, अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है, दोहा। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। और बताइए कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। मूल उत्पत्ति पूछी है। हिंदी भाषा की मूल जहां से पहली बार निकली है, सर, वैदिक संस्कृति से। अगर मूल उत्पत्ति शब्द ना लगा होता तो हम टिक करते हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी से, लेकिन मूल उत्पत्ति पूछी है वैदिक संस्कृत से। चलिए बताइए, औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या है, लोकोक्ति है, अर्थ बताइए।
सर औंधी खोपड़ी का मतलब है मूर्ख होना। क्या मतलब है? औंधी खोपड़ी का मतलब है मूर्ख होना। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 48 प्रश्न, 48वां प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी बताइए, ऋषि कैसा लिखा जाएगा? सर ऋषि कैसा लिखा जाएगा? जो ऑप्शन बी में है ऐसा ऋषि लिखा जाएगा। ऑप्शन बी में है ऐसा ऋषि लिखा जाएगा। 48 प्रश्न कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर 49 बताइए, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। उत प्लस हार, सर उद्धार, उत प्लस हार से उद्धार बनेगा। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और 50वां प्रश्न बताइए कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सर धनिक, धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इसमें इक प्रत्यय है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। सर उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, देशज शब्द। संकर शब्द क्या है? दो भाषाओं के जो शब्द मिलकर बने होते हैं, संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। दो भाषाओं के मिश्रित शब्द को संकर शब्द कहते हैं। और चलिए, संधि शब्द है। संधि कैसा शब्द है? सर संधि एक तत्सम शब्द है। संधि कैसा कैसा शब्द है? संधि एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? और संधि का तद्भव होगा संधु। संधि का तद्भव होता है संधु। ठीक है, संध होता है संधु। संधि तत्सम शब्द है, तद्भव संध होता है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह क्या है? तो सर यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह। अब कंफ्यूजिंग है कि मैं सर्वनाम टिक करूं कि सार्वनामिक विशेषण। तो सर सर्वनाम, अगर सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन में नहीं होता तो सर्वनाम सही हो जाता। यह सार्वनामिक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण एक सर्वनाम का भेद है, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगर डी वाला नहीं होता तो हम बी के साथ चले जाते। यह शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है। और एक और शानदार प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? 54 नंबर प्रश्न बताइए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सर अलग होने की बात हो रही है, अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान। बहुत बढ़िया। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। सूर्यड़ी मत लगाइए, सूर्यई मत, सूर्या। सूर्य का सूर्या स्त्रीलिंग होता है। और बताइए, एक और बेहतरीन विलोम शब्द से प्रश्न है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए। सर अर्वाचीन का मतलब होता है जो प्राचीन ना हो।
मतलब अर्वाचीन का अगर पर्यायवाची पूछते तो होता नवीन, लेकिन विलोम पूछा है तो अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। प्राचीन मीन्स पुराना, अर्वाचीन मीन्स नया। ठीक है, तो इसका विलोम होगा ऑप्शन सी। बस 3 प्रश्न और बचे हैं, 3 प्रश्न और बचे हैं। बताइए, रेशमी टाई एकांकी के रचयिता कौन है? बताइए, रेशमी टाई किसने लिखी है? बताइए सर, ये राम कुमार वर्मा ने लिखी है। रेशमी टाई राम कुमार वर्मा ने। कौन सा मिश्र वाक्य है? चयन करिए। कौन सा मिश्र वाक्य है? तो सर या तो की लगा हो कहीं, अगर की नहीं है तो देखो एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो, तो कौन सा? डी वाला। वह कौन सा व्यक्ति है? अब कौन सा व्यक्ति है जानने की इच्छा हो रही, तो जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना, ये वाक्य इस पे डिपेंड है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन डी। 2 प्रश्न और हैं कि वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं, जवाब गलत ना हो। वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? सर वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, उद्देश्य और विधेय। और बहुत बेहतरीन कि गीतांजलि में किस संधि का प्रयोग हुआ है? गीतांजलि में कौन सी संधि है? सर इसका संधि विच्छेद होगा गीत प्लस अंजलि, और इसमें स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। गीतांजलि में दीर्घ स्वर संधि है। हमारा क्लास कैसा लगा बताइए। आज का क्लास समाप्त हुआ तो बताइए 60 प्रश्न आपको कैसे लगे? क्या क्या आपको इसका विश्लेषण अच्छा लगा? क्या 60 प्रश्न आपको हमारी क्लास में इनके विश्लेषण आपको 60 प्रश्नों का अच्छा लगा? तो कल भी मैं लेकर आऊँगा रात्रि 8 बजे, कल भी 60 प्रश्न। और हमारी 2-3 दिन क्लास बंद रही, 9 बजे स्टार्ट कर दी गई है। कल काल से संबंधित प्रश्न करवाए थे, आज नया टॉपिक पढ़ाएंगे रात्रि 9 बजे। थोड़ी देर बाद वहाँ जुड़ जाइए। चलिए तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए आप सभी वहाँ। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।